हेलो फ्रेंड्स, एम के स्टेनो प्रैक्टिस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में 2 डिक्टेशन बोली जाएगी। पहली डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट, दूसरी डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहली डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी, जिसमें टोटल 642 वर्ड्स हैं। 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। शुरू। जिन लोगों को भोजन के पैकेट मिल गए वे सब खुश हो गए। उनसे भी ज़्यादा खुश हुआ नारायण। चेयरमैन साहब की एक हाँ ने उसके उदास हुए चेहरे पर खुशियों की मुस्कान फैला दी। आप पूछ सकते हैं कि नारायण के चेहरे पर आखिर उदासी आई कहाँ से। सिर्फ नारायण ही नहीं, यहाँ तो सबके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। दादी बताती थी, बरसों पहले एक मरी आई थी जिसने गांव के गांव लील लिए, एक का दाग करके लौटते तब एक दूसरा तैयार। यह महामारी भी उस मरी से कहीं कमतर नहीं है। नारायण के लिए तो उसका प्रेस का पाटा ही सब कुछ है, जो सुना पड़ा है। जब लोग घरों में हैं तो फिर उससे प्रेस करवाने कौन आए भला। अब कोई जिंदगी संभाले या फिर कपड़ों की क्रीज। 3 साल पहले कितने अरमान लेकर महानगर में आया था नारायण। गांव में 7 बीघा जमीन में 11 जनों का परिवार भला कैसे पलता। कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था। वह बड़ा था इसलिए उसने गांव छोड़ने का फैसला किया। 1 महीने तक तो यहाँ मन ही नहीं लगा। इस महानगर में उसकी मासी का बेटा एक ड्राई क्लीन की दुकान पर नौकरी करता था। उसी ने मालिक को कहकर नारायण को 6,000 रुपये महीने की पगार में नौकरी पर रखवा दिया था। यहाँ आकर उसने कपड़ों पर प्रेस करनी सीखी। किराए के कमरे में 4 जीवों का पेट पालना 6,000 में मुश्किल लगने लगा। नारायण अब अपनी खुद की दुकान करने के सपने देखने लगा। कई दिन भागदौड़ और माथापच्ची के बाद उसने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के तिराहे पर प्रेस का पटा लगा लिया। दुकान 7-8 हज़ार से कम भाड़े पर नहीं मिलती। पाटे की जगह का जुगाड़ 700 रुपये महीने में हो गया। उसकी लगन, धीरज और सरल स्वभाव से काम ठीक चलने लगा। एक तरफ हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से नियमित ग्राहकी बंध गई, वहीं रेलवे कॉलोनी से भी फुटकर काम आने लगा। वह कपड़े धोने का काम भी करने लगा। कपड़े धोने का जिम्मा उसकी पत्नी और बेटी संभालती। काम जमाने के लिए
वह इतनी ईमानदारी से प्रेस करता कि पूछिए मत। नारायण का धंधा ठीक चल पड़ा तो घर खर्च निकलने लगा। 4 पैसे जुड़े तो उसने कर्ज का भार कुछ हल्का कर दिया। गरीबी के कारण बेटी को तो 8वीं के बाद नहीं पढ़ा पाया, मगर बेटे को पास के सरकारी स्कूल में पहली कक्षा में दाखिला दिलवा दिया। संघर्ष की गाड़ी चल ही रही थी कि इन नई वैश्विक महामारी ने पहिए थाम दिए। वैसे तो पिछले एक पखवाड़े से बहुत मंदी चल रही थी। उधर गांव में अम्मा बीमार थी। वह 2 बार उनके इलाज के लिए रुपए भेज चुका था। पहले लॉकडाउन और फिर कर्फ्यू ने तो जैसे कमर ही तोड़ डाली। घर में रखा हुआ राशन का सामान 1 सप्ताह में ही निपट गया। वैसे तो नगर में जगह जगह भामाशाह खुले हाथों से दान दे रहे थे, मगर जिसने उम्र भर खून पसीने की खाई हो उसे हाथ फैलाने में संकोच तो आता ही है। रसोई में कनस्तर खाली थे और आमदनी के बिना जेब भी। ऐसी स्थिति में तो वह करता भी तो क्या। लोगों ने अपने घर के बाहर बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश निषेध के पोस्टर तक लगा दिए थे। ऐसे वक्त में किसी से उधार मांगने जाए भी तो कहाँ। असल बात है कि किसी से उधार मांगने की हिम्मत भी नहीं होती। नारायण से धंधा नहीं है तो मांग कर ही राशन का सामान ला कर दो। बच्चों को भूख तो लगती है। पत्नी का कहना वाजिब था। वह 1-2 बार नगर सेवा संघ के दफ्तर के पास गया भी, मगर फिर स्वाभाविक आड़े का आ गया। वापस खाली हाथ लौट आया। पत्नी की निगाहों में सवालों के कांटे सहन नहीं कर पाया तो शाम को फिर घर से बाहर निकल गया। सेवा संघ के दफ्तर जा पहुंचा। दफ्तर के बाहर जरूरतमंद लोगों की लाइन लगी हुई थी। समाप्त। 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन समाप्त हुई। अब बारी है 90 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन बोले जाने की। 90 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। शुरू। लॉकडाउन के दौरान कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी के बेटे निखिल की शादी के भव्य आयोजन ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बेंगलुरु से 28 किलोमीटर दूर एक फार्म हाउस में हुई इस VIP शादी में मेहमानों की भीड़ ने न सोशल डिस्टेंसिंग पर ध्यान दिया और न मास्क पहनना जरूरी समझा। हालांकि कुमारस्वामी सफाई दे रहे हैं कि यह समारोह सादगी से किया गया और इसमें चुने हुए मेहमान बुलाए गए। लेकिन समारोह के जो फोटो सामने आए हैं उनमें दूल्हा दुल्हन
के इर्द गिर्द काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है। इस आयोजन से पहले कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री CN अश्वत्थ नारायण ने कहा था कि उन्होंने प्रशासन को इस शादी पर नज़र रखने के निर्देश दिए हैं। इससे साफ हो जाता है कि समारोह के लिए प्रशासन से इजाज़त लेना जरूरी नहीं समझा गया, जबकि लॉकडाउन के दौर देश भर में इस तरह के समारोह करना तो दूर, लोगों को समूह में सड़कों पर आने तक की इजाज़त नहीं है। गोरखपुर में एक व्यापारी के बेटे के जन्मदिन की पार्टी में करीब 60 लोगों के जुटने पर अगर पुलिस लॉकडाउन के उल्लंघन का मामला दर्ज करती है तो कुमारस्वामी के आयोजन को लेकर इसी तरह की कार्रवाई से परहेज क्यों? क्या लॉकडाउन के नियम आम आदमी और नेताओं के लिए अलग अलग हैं? क्या नेता होने का मतलब यह है कि वह नियमों के बंधन से मुक्त है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को अपने चारों संबोधन में जोर देते रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग ही कोरोना महामारी से बचाव का एकमात्र विकल्प है। लॉकडाउन का मकसद लोगों को भीड़ से बचाना है, क्योंकि एक जगह कई लोगों के जमा होने से कोरोना फैलने की आशंका बढ़ जाती है। भारत में अगर यह वायरस सामूहिक संक्रमण में तब्दील नहीं हो सका है तो इसकी सबसे बड़ी वजह लॉकडाउन के जरिए बरती जा रही एहतियात है। इस दौरान देश भर में शादी समेत तमाम सार्वजनिक कार्यक्रम टाल दिए गए हैं। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर तक बंद हैं। जाहिर है धार्मिक आयोजनों पर भी प्रतिबंध है। तमाम धर्मगुरु अपील कर चुके हैं कि लोग घरों में ही पूजा पाठ करें। इसके बावजूद कुछ धार्मिक स्थलों पर भीड़ जुटना गंभीर चिंता की बात है। केरल में धार्मिक आयोजन को लेकर एक पादरी को गिरफ्तार करना पड़ा। गरीबों को भोजन बांटने वाले संगठनों तक से भीड़ नहीं जुटाने के लिए कहा जा रहा है। इसके बावजूद अगर कुमारस्वामी जैसे नेता मुहूर्त के फेर में शादी टालने की बजाय भीड़ वाला आयोजन करने से नहीं चूकते हैं तो जनता में गलत संदेश जाता है। देश तथा समाज के हित में कभी कभी आस्थाओं और मान्यताओं पर नियंत्रित जरूरी होता है। कुमारस्वामी की तरह दूसरे लोग भी मनमानी करने लगे तो लॉकडाउन का क्या औचित्य रह जाएगा? समाप्त। 90 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाने वाली डिक्टेशन समाप्त हुई। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।